हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हरीश सर। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्राफिकल सेक्शन। तो आज का हमारा लेक्चर बेसिकली होगा ग्राफिकल सेक्शन पे। ठीक है, आज हम लोग ग्राफ से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और फिर देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस को x से डिनोट करेंगे और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हम दो ग्राफ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ का डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। बेसिकली सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। फिर हमारा थर्ड लेक्चर आएगा जिसमें हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का डिस्कशन करेंगे। या हम कल ही वाली लेक्चर में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ वाली ही लेक्चर में हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का भी उसी में एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से और पेन और कॉपी निकालिए और हेडिंग डाल दीजिए ग्राफिकल सेक्शन। और इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, हम इसको सेपरेट करके पढ़ने से अच्छा इसको हम एक ही स्लाइड में यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ डालेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ डालेंगे। क्या क्या आपसे को इंफॉर्मेशन मिलती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, हम एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, हम वो सब बातें करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए बने रहिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का ग्राफिकल सेक्शन। चलिए बेटा, तो पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डिस्टेंस को हम x से डिनोट करेंगे, पोजीशन को d से कैपिटल D से डिनोट करेंगे। पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कोई ग्राफ आपके सामने इस तरह से नजर आ रहा है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसमें हम डिस्टेंस को मीटर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टाइम को सेकंड में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, किलोमीटर में भी ले सकते हैं, टाइम को सेकंड आर किसी में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो और ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। इसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट मानते हैं कि जहां पे वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस को लिया है और एक्स एक्सिस में हमने टाइम को ले लिया है। ठीक है, दोनों एक्सिस का क्रॉस सेक्शन को बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो ये हमारा ओरिजिन, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। मान लीजिए कोई ग्राफ आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट है, लाइक दिस। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट है। तो इस ग्राफ के बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? तो इस ग्राफ से हम सबसे पहला इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि पार्टिकल, तो देखो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल का जो ये डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सेम डिस्टेंस पे है। मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट को टाइम t1 ले लें, इस पॉइंट को हम टाइम t2 ले लें, इस पॉइंट को हम टाइम t3 ले लें, तो देखो पार्टिकल t1 समय पे भी इतने डिस्टेंस पे है, t2 समय पे भी इतने डिस्टेंस पे है और t3 समय पे भी इतने ही डिस्टेंस पे है। मतलब पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। और पार्टिकल की अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब पार्टिकल किस में है? रेस्ट में है। मतलब समय बढ़ता जा रहा है लेकिन पार्टिकल वहीं के वहीं रुका हुआ है, पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? इतनी बात क्लियर है? अब देखो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्राफ आपको इस तरह से मिल जाए, तो आप क्या बोलेंगे? पार्टिकल किसमें है? पार्टिकल एट रेस्ट पे है। तो ये ग्राफ किसका रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट पे। पहली बात। दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? वो आपको स्पीड देता है। स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, जिसको हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। और थीटा क्या होता है? इस लाइन का और x एक्सिस के बीच का एंगल। तो देखो x एक्सिस ये है और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। और थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो m क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। मतलब स्लोप 0 हो जाएगा। m को रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब स्लोप कितना हो गया मेरे बच्चे? इसका स्लोप हो गया 0। और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आपको देता है स्पीड। क्या देता है? स्पीड। स्पीड किसके बराबर होता है? स्लोप के बराबर होता है। अब आप जब बताइए, जब आपका स्लोप 0 है तो इसका मतलब स्पीड भी क्या होगी? 0 होगी। स्पीड क्या होगी? 0। और किसी पार्टिकल की स्पीड 0 कब होती है? किसी पार्टिकल की स्पीड 0 तब होती है जब वो पार्टिकल रेस्ट पे होता है। तो ये कौन सी कंडीशन है? पार्टिकल एट रेस्ट की कंडीशन है। पार्टिकल एट रेस्ट की कंडीशन है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जब पार्टिकल रेस्ट पे है तो इसकी स्पीड 0 है और स्पीड 0 है तो एक्सेलरेशन तो 0 होना ही है। तो इसका मतलब स्पीड 0 होने का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो कितना है मेरे बच्चे? वो है 0।
ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, 2 इंफॉर्मेशन मिली और ये बाकी इंफॉर्मेशन आपको यहां से इस तरह से आपने निकाल ली है। होप सो कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अभी तो ठीक है कि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अभी ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन का है। तो इस ग्राफ से आपको एक और इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि पार्टिकल एट रेस्ट पे है। पहली बार पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, पार्टिकल इज नॉट मूविंग एट ऑल, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है। तो यहां पे क्या है, पार्टिकल इज नॉट मूविंग एट ऑल, पार्टिकल इज नॉट मूविंग एट ऑल, पार्टिकल किसी भी कीमत पर मूव कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा। ठीक है जी, क्लियर, समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि सर ठीक है आपने निकाल लिया, हम लोगों को समझ में भी आ गया, ओके। तो ये ग्राफ सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट कर सकता है और रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब बात आती है ग्राफ भी कैसा होना चाहिए, ये भी आप समझिए। ग्राफ भी कैसा होना चाहिए, ये भी आप समझिएगा, ठीक है, ये भी आप समझिएगा। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं वो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि डिस्टेंस और टाइम, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट वगैरह पता है ना, आपको क्वाड्रेंट जानते हो ना, क्वाड्रेंट ये से बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन सकता है। किसमें बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन सकता है। तो आप जरूर से लिखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ is possible only in first quadrant, only in first quadrant। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बन सकता है, ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ना तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, ना तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। वजह क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं आता क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। इसमें टाइम क्या है? पॉजिटिव। यहां पे टाइम क्या दिखा रहा है? नेगेटिव। तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। क्लियर है? दूसरी बात, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आ सकता? डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं आ सकता कि बेटा एक तो टाइम क्या दिखा रहा है? नेगेटिव, और दूसरा ऊपर से डिस्टेंस क्या दिखा रहा है? नेगेटिव। और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ये लाइन आपको क्या दिखा रही है? नेगेटिव डिस्टेंस को दिखा रही है, और नेगेटिव डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब ये एक्सिस दिखा रही है नेगेटिव टाइम और ये एक्सिस दिखा रही है नेगेटिव डिस्टेंस, इसलिए ना तो डिस्टेंस नेगेटिव होता है और ना ही टाइम नेगेटिव होता है। इस वजह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बनता। फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों नहीं बन सकता? फोर्थ क्वाड्रेंट में टाइम तो पॉजिटिव है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव है। देखो डिस्टेंस नेगेटिव है, टाइम तो पॉजिटिव है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव है, और डिस्टेंस नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इस वजह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं बन सकता। तो ये बात आप अपने दिमाग में जितनी जल्दी बैठा सकें उतना अच्छा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पॉसिबल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है। इसको मार्क कर लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर? चलते हैं आगे। इसको अच्छी तरह से नोट कर लिया है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, x और t का मल्टीप्लिकेशन कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देगा, कोई फिजिकल। अब आप सोचिए कि सर इसके अंदर का एरिया आपको क्या देता है ना, कोई बच्चा हो सकता है पूछ ले कि सर आप बताइए जब हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते थे तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट देता था, या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में जब हम एरिया अंडर कर्व निकालते थे तो हमको डिस्टेंस मिलता था। लेकिन जब हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के बीच में एरिया निकालेंगे या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का हम एरिया निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा? आपको कुछ भी नहीं देगा, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो याद रखिएगा नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है? एरिया अंडर एक्स वर्सेस टी, टाइम, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको प्रोवाइड नहीं करता। ये बात समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं सेम ग्राफ को पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका यही ग्राफ अगर आपको दिया गया है, कोई खास अंतर नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। इस बार अपन क्या कर लेंगे? इस बार अपन करेंगे डिस्प्लेसमेंट को हम ले लेंगे y एक्सिस पे और टाइम को ले लेंगे हम x एक्सिस पे, और सेम सिचुएशन है ये, सेम सिचुएशन है ये, सेम सिचुएशन है ये, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये ग्राफ आपको क्या बताता है? ये ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? ये है ओरिजिन, मान लेते हैं टाइम है t1, ये टाइम है t2, ये टाइम है t3 और ये टाइम है t4 मान लेते हैं। तो इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी। अब बेटा समझो एक बात, ये
ग्राफ आपको दिखा रहा है कि पार्टिकल की जो पोजीशन है वो रेस्ट पे है। पार्टिकल की पोजीशन क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। और ये ग्राफ आपको कैसे, एरो कैसे दिखाई देगा? इस तरह से एरो दिखाई देगा। तो ये ग्राफ इस तरह से पॉसिबल ग्राफ है। अगर मान लीजिए एरो हम अगर अपोजिट बनाते तो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये ग्राफ आपके सामने है। अब मुझे एक बात बताइए कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो तब हो सकता है जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे रहे, मतलब रेस्ट की कंडीशन पे रहे, तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और पार्टिकल अगर घूमकर अपनी मीन पोजीशन पे या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर अगर पार्टिकल वापस आ गई, उस समय भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं? भाई पार्टिकल या तो रेस्ट पे हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और दूसरी कंडीशन कौन सी है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा? जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन चलेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से चलकर घूमकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो हो जाता है। क्लियर है? तो बेटा ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल एट रेस्ट। एक तो पार्टिकल या तो रेस्ट पे हो सकता है, ये बताता है पार्टिकल एट रेस्ट पे है, पार्टिकल क्या है? रेस्ट पे है। और दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी कंडीशन हो सकती है कि पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से चल रहा है और चलकर अपनी मेन पोजीशन पर वापस आ रहा है। उस केस में भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। भाई डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट वापस एक बात समझो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो, ये कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू है, ये कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू है। मान लेते हैं ये 25 मीटर की इनिशियल वैल्यू है, 25 मीटर की इनिशियल वैल्यू है। पार्टिकल ऑलरेडी 25 मीटर पे है। मान लो ये इसका रेफरेंस पॉइंट है और यहां से पार्टिकल वहां खड़ा है 25 मीटर पे है। तो पार्टिकल 25 मीटर पे है, वहीं पड़ा, या तो पार्टिकल वहीं पड़ा हो, या तो पार्टिकल वहीं पड़ा हो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 25 मीटर होगा। क्लियर है क्या? या पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से निकले और मीन पोजीशन से निकल के वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, तो भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट से अभी भी इसका डिस्प्लेसमेंट 25 ही होगा, अभी भी इसका पोजीशन 25 मीटर ही होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये किसका ग्राफ है? एट रेस्ट का ग्राफ है। पार्टिकल किस पे है? एट रेस्ट पे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? स्पीड प्रोवाइड करता है। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी। तो याद रखिएगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करता है? आपको देता है वेलोसिटी। आपको क्या देता है बच्चे? आपको देता है वेलोसिटी। बोलो, क्लियर है क्या? अब क्योंकि स्लोप आप देखो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब tan थीटा बराबर tan ऑफ 0 डिग्री कितना होता है? 0। मतलब थीटा बराबर यहाँ पे क्या है? 0। भाई देखो एक लाइन ये है और एक ग्राफ मतलब एक्सिस है, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 ना, इसलिए थीटा बराबर कितना लिया हमने? 0 डिग्री लिया है। और tan थीटा कितना होता है? 0, जो कि किसके बराबर है? स्लोप के बराबर होता है। और अगर स्लोप 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। नो, पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर 0 नहीं है। पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर 0 नहीं है। पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है। इसे हम बोलते हैं नल वेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर। इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए स्पीड 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है। पार्टिकल किस पोजीशन पे है? एट रेस्ट। पार्टिकल किस पे है? रेस्ट की पोजीशन में पड़ा हुआ है। अच्छा एक बात बताना, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है और वेलोसिटी वेक्टर अगर 0 नहीं है, तो व्हाट अबाउट द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन के बारे में आप क्या समझते हैं? बेटा एक बात याद रखना कि अगर वेलोसिटी वेक्टर 0 नहीं है, इसका मतलब एक्सीलरेशन का वेक्टर 0 नहीं है। एक्सीलरेशन वेक्टर 0 नहीं है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, डायरेक्शन कुछ भी आर्बिट्ररी हो सकती है, लेकिन एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 101% 0 होगा। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्यों 0 है? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, और वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। ये आप बहुत ध्यान से याद रखिए। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो आप चीजों को अच्छी तरह से एनालाइज कर पा रहे हैं कि इस केस में भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे ही पड़ा हुआ है। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, यही बात यहां भी बता रहा है। अब बात आती है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब यहां पे देखिए, जैसे कि आपने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट चीज निकली कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पॉसिबल ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में पॉसिबल है। तो यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, बाकी तो सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है। जैसे देखिए पार्टिकल इज नॉट मूविंग एट ऑल, वहां पे भी पार्टिकल इज नॉट मूविंग एट ऑल। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पॉसिबल ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ is possible in first
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। आप पूछेंगे आप क्यों सर, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आप देखिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, टाइम पॉजिटिव है, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, टाइम पॉजिटिव है, तो ये भी पॉसिबल है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपका पहले क्वाड्रेंट भी बन सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, पॉसिबल है, दोनों क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, ये आप जरूर से याद रखिएगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में और पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में। अभी तो आगे बहुत कुछ बताना है, कितनी बात समझ में आ गई? जैसे डिस्टेंस और टाइम का जो एरिया होता है वो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देता, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा उसमें भी आपको कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होती। तो याद रखिएगा, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है मेरे बच्चे। क्या बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। तो ये दो आप सबसे पहले अच्छी तरह से डिफरेंस याद रखिए। अब चलते हैं आगे की तरफ, कहीं जाइएगा नहीं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक तरह से डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, तो अभी पहले हम लोग ढेर सारा पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस कर लेते। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना डिस्टेंस, आपको देखो ये चीज याद रखो कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट में बन सकता है, इस क्वाड्रेंट में, ओनली दिस क्वाड्रेंट। बट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस क्वाड्रेंट में भी आ सकता है और नीचे वाले क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। तो पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ढेर सारा ग्राफ समझेंगे, ठीक है, फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे आ जाएंगे। बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, अब हम लोग आगे बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा ग्राफ है, ये पहला ग्राफ आपने देख लिया ना, अब सेकंड ग्राफ देखते हैं। सेकंड ग्राफ, अभी बात सिर्फ किसकी हो रही है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ही बात होती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। मान लीजिए आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस को हम एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, मतलब सॉरी, डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस में ले लेते हैं और टाइम को हम एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कोई ग्राफ आपको ये मिल रहा है, लाइक दिस, कोई ग्राफ आपको ये मिल रहा है, इस तरह से कोई ग्राफ मिल रहा है, तो पहली बात तो ये है कि ये कौन सा ग्राफ है? ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। से पार्टिकल की स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आता है? आपको समझ में आता है कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। और इसी एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन हम और ड्रॉ कर दें, अभी भी एंगल कितना है? थीटा है। एक और लाइन ड्रॉ कर दें, अभी भी एंगल कितना है? थीटा। मतलब ये एंगल क्या है? थीटा। और ये एंगल आपको क्या देता है? स्लोप देता है। तो आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन देखिए, सबसे पहली इंफॉर्मेशन कि इसमें पार्टिकल का जो ये मोशन है वो कैसा मोशन होगा? पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म होगा। ये ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। पहली बात याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। क्यों? कोई पूछ लेगा क्यों, तो बताना, बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व, स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन या स्ट्रेट लाइन इज ऑब्जर्व। अगर आपको स्ट्रेट लाइन कहीं दिखाई दे दे तो याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाई दे दे तो कैसा मोशन है पार्टिकल का? यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान मोशन होता है, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई गुरुजी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो एंगल है ये कांस्टेंट है, और इस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप है वो आपको कैसे पता चलता है? वो आपको कैसे पता चलता है? आप देखो, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस से कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए, स्लोप, किसका स्लोप? स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी, स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप को हम अगर m से रिप्रेजेंट करें तो m बराबर होता है tan थीटा। और यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, थीटा आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो थीटा कांस्टेंट है ना, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे थीटा कैसा है? कांस्टेंट है। और अगर थीटा कांस्टेंट होगा इसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट होगा, और tan थीटा कांस्टेंट होगा मतलब स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप कैसा है? कांस्टेंट स्लोप है। बोलो क्लियर है क्या? और आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देता है। क्या देता है? स्पीड। तो याद रखिएगा, स्लोप आपको क्या देता है? स्लोप आपको देता है स्पीड। मेरे बच्चे, जब स्लोप कांस्टेंट है तो स्पीड भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी।
ये तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि सर पार्टिकल की स्पीड इस केस में क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तभी तो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ये, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। सर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो पार्टिकल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, याद रखना। पार्टिकल की अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पार्टिकल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे बच्चे, जीरो होगा, क्योंकि स्पीड नहीं चेंज कर रही है, स्पीड वेरी नहीं कर रही है। अगर डायरेक्शन वेरी करती है, देखो अगर स्पीड कांस्टेंट है, देखो एक बात ध्यान रखो, इस केस में क्यों एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे एक बड़ी बात है कि सर यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो क्यों है। एक्सेलरेशन जीरो होने की यहाँ पे दो रीजन है, एक तो ये कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, दूसरा ये पार्टिकल का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। पार्टिकल का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। पार्टिकल का मोशन अगर यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 101% क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता, पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता, और उस केस में अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होता, पार्टिकल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कभी जीरो नहीं होता। लेकिन इस केस में जीरो है। यहां पे लिख देना क्यों, यहां पे रीजन दे देना, लिख देना बिकॉज मोशन इज यूनिफॉर्म, मोशन इज यूनिफॉर्म, पार्टिकल का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, इस वजह से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा सर, इतनी बात हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब समझिए ध्यान से, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई कि पार्टिकल का सर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, ठीक है। पार्टिकल का देखो लगातार डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। ये ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, और इस केस में आपको ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ तभी होगा जब पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो टाइम की लीनियरली वेरिएबल होगा। ये ग्राफ कब मिलेगा, ये ग्राफ मिलेगा व्हेन डिस्टेंस इज लीनियरली वेरिएबल टू टाइम। जब डिस्टेंस किसके वेरिएबल हो जाएगा, लीनियरली वेरिएबल टू टाइम। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे एग्जांपल पे मैंने कहा किसी पार्टिकल की डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रही है 2t+1, इसका कौन सा ग्राफ मिलेगा, यूनिफॉर्म ग्राफ मिलेगा। अब इस केस में पार्टिकल इनिशियली t बराबर 0 पे कुछ ऑलरेडी डिस्टेंस कवर कर चुका है। अब अगर ये ग्राफ, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सर ये ग्राफ कैसे बनेगा, तब मैं तुमसे बताऊंगा बेटा ये ग्राफ ऐसे बनेगा, लाइक दिस। देखो x वर्सेस t का ग्राफ ये बनेगा, क्योंकि पार्टिकल इनिशियली t बराबर 0 पे कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी है। कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है t बराबर 0 पे। देखो t बराबर 0 रखो, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो x बराबर 1 मतलब इनिशियली पार्टिकल कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी है, ठीक है। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये ग्राफ 101% ये वाला ग्राफ आपको बता देगा। अच्छा दूसरी चीज, अगर आपसे मैं एग्जांपल से पूछूं तो बेटा आपको दिया गया है पार्टिकल का डिस्टेंस दिया गया है 3t, इसका ग्राफ बनाना, तो बेटा तुम इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, इसका ग्राफ तुम ऐसे ही बनाओगे, x वर्सेस t का ग्राफ कहां से जाएगा, ये जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, आसान है, बहुत बढ़िया। इस तरह से ग्राफ आपका अच्छी तरह से बन सकता है, ग्राफ आप इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है, आगे की तरफ चलें, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ आपको पॉसिबल कब होगा, ये ग्राफ आपको तब पॉसिबल होगा जब पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम के साथ लीनियरली वेरिएबल होगा और एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तब आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ही जाए, यहां से भी ऐसे भी ग्राफ बन सकता है, लाइक दिस, यहां से भी ग्राफ बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब होता है इनिशियली पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो देखिए इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिली। अब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन बताता हूं इसी से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको अगर दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ देकर आपसे और क्या पूछा गया, और आपसे पूछ लिया गया बताइए कि करस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, इसी के करस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ, करस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ बताइए। तो आप कहोगे सर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे थीटा बराबर आ गया आपको 45 डिग्री, मान लेते हैं थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा बराबर 45 डिग्री कर दोगे, m बराबर कितना आ जाएगा भाई, tan 45 कितना होता है 1, m बराबर कितना आ गया 1, और m को क्या बोलते हैं स्लोप, स्लोप आ गया 1, स्लोप मतलब स्पीड आ गई 1, तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। तो स्पीड को हमने किससे डिनोट किया था, स्पीड को हमने डिनोट किया था s से, तो चलो स्पीड को हमने डिनोट किससे किया है, s से डिनोट किया है, और स्पीड कितनी आ गई है 1 मीटर पर सेकंड आ गई है। भैया यहाँ तक कोई कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। और ये कैसी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, कैसी स्पीड है ये, कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गई बात।
अब आपसे करस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आप स्पीड टाइम ग्राफ बना लो, स्पीड को आप एस पे रखो वाई एक्सिस में और टाइम को आप रखो एक्स एक्सिस में। अब ये है ओरिजिन, ये है 2, मान लो ये है मान लेते हैं 1 2 3, ये है 1 2 3 और टाइम ले लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे टाइम ले लेते हैं। पार्ट अब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, जबकि स्पीड कैसी है 1 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड तो यही है ना, बोलो है कि नहीं, ये ग्राफ बन गया। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ देखो तुम्हें मिल गए। यहां पे क्या समझ में आ रहा है, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है और पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट कितनी है 1 मीटर पर सेकंड है। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पार्टिकल की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, तो करस्पॉन्डिंग टाइम ग्राफ आपको समझ में आ गया। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आपसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछेगा तो वो नहीं बन पाएगा, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। देखो यहाँ पे पार्टिकल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, कितनी चीजें आपको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये फटाफट से आप कॉपी करिए। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बता देता हूं और बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। फटाफट से पहले इसको कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा, तुम एक चीज बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, मान लो तुम्हारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। अभी हम लोग सिर्फ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को ही समझेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है और दो कार है, 2 कार्स आते हैं। एक कार है जिसके मोशन का ग्राफ ये दिखाई दे रहा है और एक कार है जिसके मोशन का ग्राफ ये दिखाई दे रहा है। मतलब 2 कार है, ये कार ए के मोशन का ग्राफ है और कार बी के मोशन का ग्राफ है। एक बात तो क्लियर है, कार ए और कार बी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हैं, ठीक है जी। तो लेट इट बी सपोज दैट हम मान लेते हैं ये कार ए एक्स एक्सिस के साथ बना रही है 30 डिग्री का एंगल और कार बी बना रही है एक्स एक्सिस के साथ बना रही है लेट इट बी 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और आपसे कहा जा रहा है बताइए कौन सी कार तेज स्पीड से मूव कर रही है, विच कार इज मूविंग हाई स्पीड। क्लियर है, 2 कार है, कार ए एंड कार बी। कार ए और कार बी का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। यहां से आपको एक बात समझ में आ गई है मेरे बच्चे की कार ए और कार बी दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हैं। बोथ कार्स आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हैं। यहां पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अब बात आती है कि सर किसकी स्पीड ज्यादा है, आपसे पूछा है विच कार इज मूविंग विद हायर स्पीड। आपसे पूछा गया है विच कार इज मूविंग विद हायर स्पीड। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, बहुत आसान। आपको पता होना चाहिए स्पीड, आपको पता होना चाहिए स्पीड कैसे मिलती है। स्पीड मिलती है स्लोप से। स्पीड किससे मिलती है, स्पीड मिलती है स्लोप से। और स्लोप कहां से डिसाइड होता है, tan ऑफ थीटा से डिसाइड होता है। तो जिसका tan थीटा ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो मान लेते हैं कार ए की स्पीड है SA, कार ए की स्पीड कितनी है SA है और ये स्पीड किसके बराबर होगा, tan ऑफ थीटा। अब बताओ कार ए ये है और कार ए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan ऑफ 30 लिखेंगे। तो यहाँ से कार ए की स्पीड निकाल सकते हैं। कार ए की स्पीड कैसे निकालते हैं, स्लोप, और स्लोप बराबर आपको पता होना चाहिए tan ऑफ थीटा होता है। और ये थीटा क्या होता है, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो कार ए को देखो, ये कार ए एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री, तो बेटा tan 30 कितना होता है आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे tan 30, बहुत आसान है। देखो sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30 कर देना, अगर भूल जाओ तो sin 30 अपॉन cos 30 कर देना। sin 30 बराबर कितना होता है 1/2 होता है और cos 30 कितना होता है √3/2, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है तो पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलो बहुत बढ़िया बात। तो ये SA स्पीड ऑफ कार कितना है 1/√3 है। हम एक काम और करें क्या, ऊपर नीचे हम अगर 3 से मल्टीप्लाई बाई रैशनलाइज करते हैं इसको, तो कैसे करेंगे, √3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और √3 से हम डिवाइड करते हैं, तो हमें मिल जाएगा √3/3। कितना मिल जाएगा √3/3। दिस इज व्हाट द मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कार ए की जो स्पीड है वो √3/3 मीटर पर सेकंड है। ओके, समझ में आ गई बात। और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। √3 की वैल्यू होती है 1.72/3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 0.57 मीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट द स्पीड ऑफ कार ए। ये कार ए की स्पीड निकल आई 0.57 मीटर पर सेकंड। मैथमेटिक्स से थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा। ये कार ए के बारे में बात हुई, कार ए के बारे में स्पीड हो गई। अब बात करते हैं कार बी। अब बात कैसी करते हैं, कार बी। देखो कार बी ये है। अच्छा, कार बी भी कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, मतलब इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसकी स्पीड है कैसी, कैसे निकालेंगे इसकी स्पीड, कार बी की स्पीड कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे। कार बी की स्पीड निकालने के लिए आपको स्लोप देखना पड़ेगा और स्लोप देखने के लिए आपको थीटा देखना पड़ेगा। तो देखो कार बी
एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री कर देना, और tan 60 कितना होता है, tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 का रेसिप्रोकल, और tan 30 का रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, √3 कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या भाई, tan 60 कितना होता है, √3 होता है ना। तो स्पीड आपको यहाँ पे, स्पीड किसकी स्पीड, कार बी की स्पीड, तो कार बी की स्पीड कितनी मिल जाएगी आपको, √3 मीटर पर सेकंड, √3 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी। और √3 की वैल्यू होती है 1.73 या 1.72 होती है, 1.72 या 1.73 कुछ भी ले लीजिए, मीटर पर सेकंड। तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सी कार हाई स्पीड से मूव कर रही है। कार ए की स्पीड आपके सामने आ गई बच्चे, और कार बी की स्पीड आपके सामने आ गई। अब आप खुद कंपेयर कर लो कि कौन सी कार हाई स्पीड से मूव कर रही है। सो स्पीड ऑफ कार बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार ए। कार ए की स्पीड कार बी की स्पीड से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, तो वो भी निकाल सकते हैं, कितनी ज्यादा है वो भी निकाल सकते हैं। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो कार बी की स्पीड कार ए की स्पीड से कितनी ज्यादा है वो भी निकल जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे आपकी बात हो गई। इस तरह से रिलेटेड आप क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा एक बात बताना जरा, क्या ये दोनों कार कभी मिल सकती हैं, नहीं, ये कार कभी नहीं मिल सकती। ये कार बस इनिशियल पोजीशन पे मिल रही थी, मतलब इनिशियली t बराबर 0 पे ये कार मिल रही थी, और जैसे ही टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ ये कार कभी नहीं मिलेंगी। these two cars cannot meet again, ये दोनों कार कभी एक दूसरे को नहीं मिलने वाली हैं। ट्रस्ट करिए, विश्वास रखिए, दोनों कार कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे को, क्योंकि इनिशियली तो ये मिली हुई हैं, t बराबर 0 पे दोनों आपस में मिलेंगी, लेकिन जैसे ही टाइम t बराबर 0 से आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, जैसे ही टाइम बढ़ना स्टार्ट होगा, अब ये कभी नहीं मिलेंगी, दोबारा कभी नहीं मिलेंगी। तो ये ग्राफ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि दोनों कार कभी आपस में नहीं मिलेंगी। पूछा जाता है जैसे कार ए और कार बी इस तरह से बना दिया कि आपसे कहा जाएगा कार ए और कार बी मिलेंगी, these two cars meet at t बराबर 5 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड, t बराबर 0 सेकंड, t बराबर 10 सेकंड। तो कुछ लोग आंसर t बराबर 10 सेकंड 5 सेकंड मार देंगे, नहीं बेटा, t बराबर 0 सेकंड पे ये कार मिलेंगी, अदरवाइज इसके बाद ये कार नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलिए होप सो कि यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। डिस्टेंस वर्सेस टाइम से रिलेटेड ये भी ग्राफ आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक चीज थोड़ी सी और देख लीजिए, अगर आप इस तरह से चीजें देखते जा रहे हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एंगल 90 डिग्री से तो छोटा ही है, दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है, और अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है इसका मतलब क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है। तो ये बात मैं आपको एक बार नहीं, ये बात मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ, ये बात मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ। लेकिन स्पीड का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको बता चुका हूँ स्पीड या तो 0 होती है या तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी, नेगेटिव स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, बस बने रहिए। कभी कभी आपको बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कहा गया कि आपके पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, दो कार मूव कर रही हैं और दोनों कार यूनिफॉर्म मोशन कर रही हैं, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हैं, और इन दो कार का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। ये हमने मान लिया है ओरिजिन है, ये हमने 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड मान लिया, ये हमने करस्पॉन्डिंग 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर मान लिया। चलो, एक कार ए है, ये कार क्या है, ए, कार ए का ग्राफ है, और ये कार बी का ग्राफ है, लाइक दिस, ये कार बी का ग्राफ है, ये कार ए है और कार बी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कार का ग्राफ। क्लियर है? अच्छा, अब बेटा मुझे एक बात बताना बहुत ध्यान से कि टाइम मैंने किसमें लिया है, सेकंड में लिया है। ठीक है, ये वाली कार जो कार बी है वो t बराबर 0 से स्टार्ट हो रही है, और दो कह सकते हैं कि t बराबर 0 पे ही, और इस जो कार बी है वो ऑलरेडी 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। अगर हम डिस्टेंस को मीटर में ले लें तो कार ए को देखा जाए, कार ये है ए, कार ए t बराबर 0 से चलना स्टार्ट कर रही है, और t बराबर जब 0 चलना स्टार्ट करी तो उसने ऑलरेडी 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। लेकिन इस कार बी को देखो, जब कार बी का मतलब है ये इनिशियल t बराबर 0 चल रही है, जब ये t बराबर 0 चलेगी इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, इसका x बराबर भी क्या है, 0 है, x बराबर भी 0 है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनिशियली एट t बराबर 0 पे व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू कार्स, इन दो कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन कार ए एंड कार बी। बताइए कार ए और कार बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। मेरे बच्चे देखो, कार ए t बराबर 0 पे 2 मीटर का ऑलरेडी डिस्टेंस कवर कर चुकी है,
और कार बी टी बराबर 0 पे यहाँ पे है, तो देखो टी बराबर 0 पे कार ए का भी टी बराबर 0, कार बी का भी टी बराबर 0 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर का डिस्टेंस है। इसका मतलब कार ए और कार बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर की डिस्टेंस होगी। यहां तक तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताइए ये दो कार कितने समय के बाद मिलेंगी, ये दो कार कितने टाइम के बाद मिलेंगी, आफ्टर एट व्हाट टाइम दीस टू कार मीट्स, आफ्टर एट व्हाट टाइम, आफ्टर एट व्हाट टाइम these two cars meet, these two cars meet। दोनों का क्रॉस सेक्शन देख लो कहां पे है, देखो दोनों का क्रॉस सेक्शन ये है। चलो अब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस पे। अब तुम देखो ये परपेंडिकुलर पॉइंट यहां पे आ रहा है, तो ये 1 और 2 सेकंड के बीच का कोई समय है और ये 1.5 से ज्यादा है और 2 सेकंड से कम है, तो मान लेते हैं 1.7। तो मान लेते हैं कितने समय के बाद मिलेगा, t बराबर 1.7 सेकंड के बाद ये दोनों कार आपस में मिल जाएगी। अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हम कैसे निकालेंगे पता नहीं है अपने को। और इन दोनों के बीच में हम लोग 10 डिवीजन को मार्क कर लें, तो मान लेते हैं ये 1.7 सेकंड के बाद आपने मिली। तो ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों कार जब चलना स्टार्ट करेंगी, तो चलने के बाद जब भी चलना स्टार्ट करेंगी तो कितने समय के बाद मिलेंगी, 1.7 सेकंड के बाद ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। देखो दोनों का क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो। तीसरा आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ बेटा कार ए और कार बी की स्पीड, किसकी स्पीड ज्यादा है, विच ऑफ द कार इज मूविंग विद हाई स्पीड। इसमें भी पूछेगा विच ऑफ द कार इज मूविंग विद हाई स्पीड, विच ऑफ द कार इज मूविंग विद हाई स्पीड। तो अब तुम्हें यहां पे कोई कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम देखो कौन बड़ा एंगल बना रहा है। देखो कार ए को देखो, कार ए एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रही है और कार बी मान लेते हैं कितना एंगल बना रही है, θ2 एंगल बना रही है। तुम खुद बताओ ये एंगल θ2 बड़ा है या एंगल θ1 बड़ा है। मुझे तो एंगल θ2 नजर आ रहा है और एंगल θ2 नजर आ रहा है, मतलब कार बी मतलब एंगल θ2 बड़ा है ना, एंगल θ2 इज ग्रेटर देन एंगल θ1। और जिसका एंगल ज्यादा उसका tan ज्यादा, और जिसका tan ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो किसकी स्पीड ज्यादा है, कार बी की स्पीड ज्यादा है। तो याद रखना स्पीड ऑफ कार बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार ए। इस सिचुएशन में आपने ये भी निकाल लिया बिना कैलकुलेट किए, बस देख लो कि एंगल किसका ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा होगा। याद रखना एंगल ज्यादा, एंगल ज्यादा मतलब स्लोप, एंगल ज्यादा का मतलब क्या होता है, tan थीटा ज्यादा, tan थीटा के ज्यादा होने से क्या होता है, स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ रही है, आसान है ना। तो बस इस तरह से अच्छी तरह से ध्यान रखो। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बेटा पूछा जा सकता है। मैं इस तरह से क्वेश्चन आपको और ढेर सारा कराऊंगा, परेशान मत होइएगा, मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको और कराऊंगा। तो देखिए किस तरह से यूनिफॉर्म ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है, बी रेडी फॉर इट। चलते हैं आगे की तरफ। चलिए एक ग्राफ आपको हम और दिखाते हैं। अभी यूनिफॉर्म ग्राफ चल रहा है, ठीक है ना, अभी यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ चलेगा। चलिए ग्राफ आपको हम और दिखाते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का कुछ इस तरह से ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में इस तरह से ग्राफ है, रेड एंड बी मान लेते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा है। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये ग्राफ दिया गया है। अब ये ग्राफ देने के बाद आपसे पूछ रहा है बताइए पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स वाई जेड। तो मेरे बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हम कौन सा ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। और आपने तो ये सीखा है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, ये सीखा है ना। अब आप कहेंगे सर इसकी स्पीड हम कैसे निकालें, क्या इसकी स्पीड कुछ हो सकती है, और क्या इसकी स्पीड, क्या ये स्पीड मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या ये पॉसिबल भी है, देखते हैं समझते हैं। एक काम करते हैं, हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं इस टाइम के पैरेलल में। इसका एंगल कितना है, θ1। अच्छा इसी की लाइन एक और पैरेलल खींचते हैं, एंगल कितना है, θ1। इसी की लाइन एक और खींचते हैं, एंगल कितना है, θ1। मतलब ये एंगल तो कांस्टेंट है, एक बात तो क्लियर है, स्लोप कांस्टेंट है। यहां तक बात क्लियर है, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट स्लोप है। बहुत अच्छी बात है भाई, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ध्यान से बताइए, चाहे एंगल θ1 हो, चाहे ये एंगल हो, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से तो बड़ा है। एंगल क्या है, 90 डिग्री से तो बड़ा है। और एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो इसका मतलब स्लोप कैसा होता है, स्लोप होता है नेगेटिव, स्लोप होता है नेगेटिव। तो आप कहेंगे सर स्पीड कैसी होगी, सर स्पीड कैसी होगी, नेगेटिव। और मैं कहूंगा बेटा स्पीड नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट अपने फिजिक्स में नहीं है, नेगेटिव स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट अपने फिजिक्स में है ही नहीं। तो अगर आपको कहीं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिखाई दे जाए तो नॉट पॉसिबल, लिख लीजिएगा नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं,
ये पॉसिबल है ही नहीं, किसी कीमत पर पॉसिबल नहीं है, किसी कीमत पर पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी कीमत पर पॉसिबल नहीं। अब बात आती है सर क्यों पॉसिबल नहीं है, दो रीजन मैं बताऊंगा। एक रीजन तो मैंने बता दिया कि ये ग्राफ आपको बता रहा है कि इसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब स्पीड नेगेटिव है, और स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि देखो डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है, मतलब डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, और डिस्टेंस कहां पे आ रही है, जीरो की तरफ आ रही है। बोलो ठीक है, क्लियर है भाई। इसका मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ रहा है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ रहा है, ये तो बता रहा है। पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है ना, लेकिन डिस्टेंस जीरो होता है कभी नहीं, उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। क्लियर है। तो देखो दो रीजन है यहाँ पे नॉट पॉसिबल का। एक रीजन तो मैंने आपको ये बताया, दूसरा रीजन मैंने अभी आपको बता दिया कि पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो रही है और पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ रहा है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन वापस आ रहा है। तो क्या डिस्टेंस जीरो हो जाएगा? नो, डिस्टेंस क्यों जीरो होगा भाई, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा ना। तो ये ग्राफ आपका किसी कीमत पर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है आपको समझ में आ गया, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर, एक तो ये बात समझ में आ गई। थर्ड ग्राफ लीजिए, एक और ग्राफ आप समझिए, फोर्थ। मान लीजिए कोई डिस्टेंस, अभी देखिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में काफी चीजें, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आप बना रहे हो और मान लो कोई ग्राफ आपको मिल गया लाइक दिस, इस तरह से कोई ग्राफ मिल गया, इस तरह से कोई ग्राफ मिल गया, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे सर ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है? दो रीजन मैंने बताया। देखो पार्टिकल पहले ए से अगर बी चल रहा है और बी से सी चल रहा है, तो ए से बी जा तो सकता है लेकिन इसकी स्पीड नहीं निकाल सकते। इस केस में इसकी स्पीड आ जाएगी नेगेटिव, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ए से बी वाला ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। और बी से सी क्यों नहीं पॉसिबल है? कि बी से सी इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे देखो पार्टिकल की दो पोजीशन दिखाई दे रही है, एक पार्टिकल की ये पोजीशन दिखाई दे रही है और एक पार्टिकल की ये पोजीशन दिखाई दे रही है, और किसी एक स्पेसिफिक टाइम टी पर पार्टिकल की दो दो पोजीशन x1 और x2 दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की दो पोजीशन कैसे हो सकती है, कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो ये ग्राफ भी नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ये भी ग्राफ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। एक और बताते हैं, मान लीजिए आपके सामने अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ दिया गया है और इस बार ये ग्राफ दे दिया गया लाइक दिस, एक क्लॉकवाइज ग्राफ दे दिया गया, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, किसी कीमत पर पॉसिबल नहीं, किसी कीमत पर पॉसिबल नहीं। बात आती है सर क्यों नहीं पॉसिबल है? देखो क्यों नहीं पॉसिबल है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे मान लीजिए पार्टिकल की दो पोजीशन कैसे पॉसिबल, एक पार्टिकल की ये पोजीशन x1 और दूसरी पार्टिकल की ये वाली पोजीशन, देखो इसी टाइम टी पे पार्टिकल की ये वाली पोजीशन x2, मतलब पार्टिकल एक ही टाइम पर दो जगह कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो पार्टिकल एक समय पे दो जगह पॉसिबल नहीं हो सकता, एक तो ये रीजन है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि देखो जब ग्राफ ऐसे जा रहा है ना तो टाइम रिवर्स हो रहा है, और टाइम किसमें जा रहा है? नेगेटिव। देखो जब ग्राफ ऐसे जा रहा है तो टाइम किसमें हो रहा है? नेगेटिव, और नेगेटिव टाइम का अपने फिजिक्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की अभी भी रिसर्च चल रही है और नेगेटिव टाइम को भी लोग प्रूव करने पे लगे हैं, रिसर्चर्स प्रूव करने पे लगे हैं कि नेगेटिव टाइम का भी एग्जिस्टेंस है, लेकिन स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन, स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन। ठीक है, अभी तक तो ये है कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये तुम्हें क्या बता रहा है कि टाइम किस में जा रहा है? रिवर्स में जा रहा है, लेकिन टाइम हमेशा क्या होता है? फॉरवर्ड, आगे की तरफ चलता चला जाता है, कभी पीछे तो जाता नहीं है। तो इसका मतलब ये ग्राफ भी नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो आपको ये सारे ग्राफ पॉसिबल नहीं। देखो ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, वो ग्राफ हो गया, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की ये पॉसिबल ग्राफ बिल्कुल भी नहीं है। एक और मैं बताऊं आपको, मान लीजिए आपके सामने एक ग्राफ इस तरह से बना है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ आपको ये बन गया, ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं है? क्यों नहीं पॉसिबल ये ग्राफ? आप कहोगे सर इसके दो रीजन है, दो रीजन बताता हूं मैं। ये ग्राफ बताता है कि टाइम कांस्टेंट हो गया और पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइम कांस्टेंट हो जाए और पार्टिकल की डिस्टेंस लगातार बढ़ती जाए? नो नो, पार्टिकल की डिस्टेंस अगर लगातार बढ़ती जा रही है तो टाइम भी बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ बता रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल की कोई टाइम कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, और पार्टिकल की फिक्स टाइम पर टाइम कांस्टेंट हो गया, पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, जो कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है? देखो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, मतलब थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। और जब इसका हम tan थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? tan ऑफ 90, और tan 90 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और बेटा tan 90 इनफाइनाइट, इसका मतलब स्लोप कितना हो जाएगा? इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब इसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? स्पीड देता है। तो स्पीड क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकल की स्पीड इनफाइनाइट नहीं हो सकती। मैक्सिमम कितनी स्पीड, किसी पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर किसी पार्टिकल की स्पीड हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती।
ठीक है, तो देखो ये सारे ग्राफ इम्पॉसिबल वाली ग्राफ है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ भी क्या है, नॉट पॉसिबल का ग्राफ है, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो देखो अच्छी तरीके से देख लो, ये सारे ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे की तरफ, बने रहिए, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म केस तो हम लोग ने पढ़ लिया। यूनिफॉर्म केस मतलब जहां पे स्ट्रेट लाइन बन रही थी, वो सारी केसेस हम लोग ने पढ़ लिए हैं। कुछ पॉसिबल केसेस भी हैं, कुछ नॉन पॉसिबल, मतलब कुछ पॉसिबल भी हैं, कुछ इम्पॉसिबल केसेस भी हैं। अब बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ किस केस में बात करने वाले हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप समझ में आ गया आपको? वेरिएबल स्पीड का ग्राफ आपको दिखने वाला है, बहुत ही आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है जी, ओके। देखो सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि पार्टिकल की, अब क्योंकि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से बातें हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम के लीनियरली वेरिएबल नहीं है। पहली बात याद रखना कि डिस्टेंस इज नॉट लीनियरली वेरिएबल विद टाइम। बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लीनियरली वेरिएबल नहीं होगा, पावर 1 नहीं होगी। ओके जी, बहुत बढ़िया। पहली बात तो आपने ये अच्छी तरह से सीख ली, इसको आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि ग्राफ मतलब डिस्टेंस पार्टिकल का लीनियरली वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है जी, अब देखते हैं हम लोग ग्राफ की अलग अलग सिचुएशन की समझते हैं। इसमें सबसे पहला आप लोग समझिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में सबसे पहला केस देखते हैं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। मैंने कहा ये बेटा एक ग्राफ है आपके सामने, ये। तो पहले बताइए डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो ये बताइए कि इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है? स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा है? तो ये सारी चीजों की हमें चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, करते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए थोड़ा टाइम एक्सेस को बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा टाइम एक्सेस बढ़ा दें। चलिए थोड़ा सा टाइम एक्सेस को बढ़ा देते हैं। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि किसी पॉइंट पर अगर तुम स्लोप मुझको दिखा दो किसी भी पॉइंट पर, तो स्लोप कैसे बनाओगे? तुम अगर इस पॉइंट पर स्लोप देखोगे, तुम स्लोप बनाओगे ये, बनाओगे? अच्छा, इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप पूछूं तो तुम स्लोप बनाओगे ये, बोलो बनाओगे? इस पॉइंट पर अगर मैं तुमसे स्लोप पूछूं तो तुम स्लोप ये बनाओगे, बोलो बनाओगे क्या? अब तुम्हारा कर्व तो ऐसे जा रहा है ना, मतलब पहले ये एंगल बन रहा था θ1, फिर एंगल बना θ2, फिर ये एंगल बना θ3। अब एक बात बताओ, क्या एंगल डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? पहले तो बताओ, एंगल डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? एंगल डिक्रीज हो रहा है। देखो सबसे पहले यहां से चलना स्टार्ट किया हमने, एंगल कितना था θ1, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हम इधर आ रहे थे तो हमारा एंगल क्या हो रहा था? डिक्रीज होता जा रहा था। इसका मतलब ये है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर θ3। इसका मतलब एंगल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, मतलब थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, पहली बात। अच्छा, थीटा के डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि टैन थीटा भी डिक्रीज होता है। आपको पता है ना, अगर थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा इंक्रीज होता है और टैन थीटा इंक्रीज होता है, और थीटा अगर इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे टैन थीटा क्या होगा? इंक्रीज होगा। भाई इतनी बात तो सर हमको समझ में आ गई कि टैन थीटा इंक्रीज होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब वाला केस है। ठीक है जी, अब सर मुझे एक बात बताइए कि अगर टैन थीटा डिक्रीज कर रहा है तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकती है कि डिक्रीज कर सकती है? क्योंकि आपको पता है स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म के केस में कौन सी स्पीड देता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। तो ये स्पीड कैसी होगी बेटा? स्पीड ये भी कैसी होगी? इंक्रीजिंग स्पीड, सॉरी देखिए इंक्रीज कर दिया मैंने, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होगी। स्पीड भी कैसी होगी? डिक्रीजिंग स्पीड होगी। इसका मतलब स्पीड डिक्रीजिंग होगी। बट स्पीड क्या होगी? यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो सबसे बड़ी बात है कि स्पीड होगी क्या? एक बात बताइए, यहाँ पे एंगल अगर आप देखें, ये सारे एंगल चाहे θ1 हो, θ2 हो, θ3 हो, ये सारे 90 डिग्री से क्या है? बड़े हैं। ये सारे क्या है? 90 डिग्री से बड़े हैं। भाई 90 डिग्री से बड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े हैं। और अगर ये 90 डिग्री से बड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि स्लोप कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। स्लोप कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। बता चुका हूं मैं, थीटा बार अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव। अच्छा, स्लोप की नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल की स्पीड भी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए।
मानते हो ये पार्टिकल की स्पीड भी नेगेटिव होनी चाहिए। तो क्या पार्टिकल की स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या? क्या कभी नेगेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है क्या? नहीं, नेगेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सर हमने कभी नहीं पढ़ा। नेगेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अपन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है ना। जब स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? नो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ये पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ये पॉसिबल तो किसी कीमत में नहीं है। बहुत ही बेहतरीन चीज बता रहा हूं मैं आपको, याद रखिएगा। क्लियर है? सेम सिचुएशन होती है दूसरे ग्राफ में भी। अगर मान लीजिए आपके सामने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है, लाइक दिस, ये ग्राफ दिया गया है। दिस ग्राफ आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है और ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ ही रही होंगी। किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो देखो ये हो गया एंगल θ1 और ये हो गया एंगल θ2। एंगल θ1 θ2 मतलब एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है मतलब tan थीटा बढ़ रहा है, और tan थीटा बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर की हो सकती है। लेकिन अभी भी θ2 क्या है? θ1 θ2 90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से अगर बड़ा होता है तो स्लोप क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, अगर थीटा 90 डिग्री से कम होगा तो याद रखना स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से, मतलब अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल अगर हो गया, तो इस केस में स्लोप आपको क्या मिलता है? स्लोप आपको नेगेटिव मिल जाता है। यार स्लोप नेगेटिव है तो मतलब स्पीड नेगेटिव होना चाहिए, और स्पीड नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है और ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। किस केस में? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं। फिर मैं से बता रहा हूं, मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, क्लियर है? अब चलते हैं आगे की तरफ, बस बने रहिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ के हम लोग और चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में। मान लीजिए कोई ग्राफ आपका ये बढ़ रहा है, लाइक दिस, ये ग्राफ जा रहा है ऐसे, समझ में आ गया ना? ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। अब बताइए ये ग्राफ, पहली बात तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म। पिछले वाले दो ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन थे, लेकिन स्पीड पॉसिबल नहीं थी उसमें, वो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं थे। ओके जी, अब देखो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ पहले तो ये बताओ बेटा कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का ये जो आपने ग्राफ बनाया है, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? तो सबसे पहले आप आंसर करोगे सर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मतलब पार्टिकल की स्पीड वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल? देखो अगर इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे तो आपको ये स्लोप मिलेगा, इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप ड्रॉप करोगे तो आपको ये स्लोप मिलेगा, इस पॉइंट पर आप स्लोप ड्रॉप करोगे तो आपको ये स्लोप मिलेगा। अगर आप एक बात बताओ, ये एंगल θ1 मान लें, ये θ2 मान लें, ये θ3 मान लें, तो एक बात देखो, ये अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो देखो लगातार एंगल भी तो बढ़ता जा रहा है। इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है एंगल क्या हो रहा है? लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब थीटा कैसा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। थीटा कैसा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। और थीटा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो बेटा tan थीटा क्या होता है? वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। बोलो। और तुम्हें पता होना चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, इसको हम m से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है? tan थीटा। और ये किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर होता है। ओके, समझ में आ रही बात? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर पार्टिकल की मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो पार्टिकल का जो स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर, और वो किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। तो ये कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो एक बात बताना, tan थीटा इंक्रीज तो स्लोप भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब स्लोप इंक्रीज होगा तो इसका मतलब स्पीड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बोलो, इसका मतलब अगर कोई ग्राफ ऐसा मिल गया तो इस ग्राफ में पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? लगातार इंक्रीज करती जाएगी। पहला पॉइंट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए, अच्छा चाहे एंगल θ1 देखिए, θ2 देखिए, θ3 देखिए, सारे एंगल देखो सब 90 डिग्री से कम है। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है। देखो θ1 हो चाहे θ2 हो चाहे θ3 हो, सब 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है। और अगर एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो इस केस में स्लोप आपको कैसा मिलता है? स्लोप आपको मिलता है पॉजिटिव। कैसा मिलता है बच्चे? पॉजिटिव मिलता है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव मतलब स्पीड भी पॉजिटिव है। इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड भी क्या है? पॉजिटिव है। और पार्टिकल की स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, तो इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल है 100%। ये ग्राफ 101% पॉसिबल ग्राफ है, एकदम पॉसिबल ग्राफ है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर हो रही है बात? अच्छी तरीके से समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताना बेटा, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीजिंग है,
पार्टिकल का स्पीड कैसी है, पॉजिटिव है। अभी हम एक्सीलरेशन के बारे में चर्चा इसलिए नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक्सीलरेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ पे आएंगे या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे आएंगे, उसमें हम पार्टिकल के एक्सीलरेशन की चर्चा ज्यादा अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से, कैसे आप अपनी चीजों को निकाल लिया। चलिए क्लियर। मान लीजिए एक और ग्राफ इसी में ही बता दें, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का। हालांकि आपके बुक में है ना, जितने भी बुक आप देखेंगे वहां पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया ही नहीं जाता, वहां पे सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ से स्टार्ट किया जाता है। लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना कि पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में देखिए एक केस और पॉसिबल है, जब ये वाला केस हो, लाइक दिस, ये वाला केस हो। मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह से जा रहा है पार्टिकल का, ये भी पॉसिबल केस है, ये भी पॉसिबल केस है। देखिए कैसे, अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप ड्रॉ करें तो आपको स्लोप ये मिलेगा, इस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो हमें स्लोप ये मिलेगा, इस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करेंगे तो हमें स्लोप ये मिलेगा। तो मैं एक बात बताना, ये एंगल तुम्हारा है θ1, ये एंगल तुम्हारा है θ2, ये एंगल है तुम्हारा θ3। ग्राफ ऐसे जा रहा है ना और स्लोप ऐसे बढ़ रहा है, तो पहले बढ़ा था फिर कम कम कम, इसका मतलब थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है भाई। θ1 θ2 θ3 में तुम देखो θ1 इज ग्रेटर θ2 इज लेस देन θ3, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा θ1 है, फिर कम होता जा रहा है, एंगल धीरे धीरे कम होता रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, स्लोप एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो कम होता जा रहा है। अगर एंगल कम होता जा रहा है मतलब बात समझ में आ गई, इसका मतलब tan थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोलो क्लियर है। और tan थीटा डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का स्लोप डिक्रीज कर रहा है। बोलो है, स्लोप डिक्रीज होने का मतलब है पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस केस में पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, और इस केस में पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज। और एक बात हो देखो, चाहे θ1 हो, चाहे θ2 हो, चाहे θ3 हो, सारे केसेस में थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है। और थीटा अगर 90 डिग्री से कम होता है तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होता है। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्पीड भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यस, पार्टिकल की स्पीड पॉजिटिव तो होती ही है। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है, ये पार्टिकल की स्पीड तो पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है, डिक्रीजिंग स्पीड ग्राफ। इससे पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। क्या मेरे बच्चे बात समझ में आ गई। और ये दोनों ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, मतलब वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। और वेरिएबल स्पीड में इस केस में पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है और इस केस में पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज कर रही है। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात, बहुत ही बेहतरीन। अब आपको एक चीज तो पता है कि इस केस में, इन सारी केस में पार्टिकल की अगर आपको स्पीड पूछता है तो वो स्पीड कौन सी स्पीड होती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं dx/dt करके निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए ये इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इस केस में पार्टिकल की एवरेज स्पीड भी निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, पार्टिकल की एवरेज स्पीड भी निकालते हैं। तो बताइए एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल की कैसे निकालेंगे, Δx/Δt करके हम पार्टिकल की एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं और पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल सकते हैं। यहां तक चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। क्लियर हो रही है क्या मेरी बात, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है तो इस केस में ये दोनों बराबर नहीं होते। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बराबर बिल्कुल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के केस में, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड आपस में बराबर होती थी। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से नोट करिए। तो एक बात आपको समझ में आ गई, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला मेरे बच्चे, कंक्लूजन सर ये निकला कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो तीन ग्राफ पॉसिबल है। एक तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, एक ये वाला ग्राफ पॉसिबल है और एक ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। बस, इसके अलावा और कोई ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के तीन तरह का ग्राफ पॉसिबल है, आप देख लीजिए सामने आपके। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर हो रही है बात। तो अभी तो हम लोग ने बात करी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ढेर सारी। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। बने रहिए बस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बेटा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म ग्राफ। चलिए यूनिफॉर्म ग्राफ डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। और यहाँ पे हमने पोजीशन को डी से या डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट कर दिया, टाइम को हमने टी से डिनोट किया। पहला केस तो मैं बता चुका हूँ कि जब एक ग्राफ एक्स एक्सिस के, मतलब इस टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल है तो क्या कंडीशन होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए कोई ग्राफ अगर इस तरह से जा रहा है, लाइक दिस, ये कोई ग्राफ है। अब इस ग्राफ को बहुत ध्यान देखो, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। क्यों यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, वो कांस्टेंट है। देखो अगर हम यहाँ पे भी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। इसका मतलब एंगल क्या है, कांस्टेंट है।
और आपको पता होना चाहिए अगर एंगल कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि tan थीटा कांस्टेंट है। tan थीटा क्या है? कांस्टेंट है। और फिर से मैं आपको बताऊं, tan थीटा मतलब होता है स्लोप, और स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। m बराबर होता है tan थीटा, और जब ये tan थीटा कांस्टेंट है तो उसका मतलब स्लोप भी कांस्टेंट है। भाई बात समझ में आ गई क्या? ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छा एक बात बताना, अगर स्लोप कांस्टेंट है, अगर स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप अगर कांस्टेंट है तो स्लोप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, या यूं कह सकते हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी। और जब स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी मेरे बच्चे? कांस्टेंट होगी। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? क्लियर है? तभी तो वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। तो पहला कैसा ग्राफ है ये? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, जिससे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। पार्टिकल की वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब ये तीन चीज होती है, दो चीज होती है, माफ करिए। पार्टिकल की वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब दो चीज होती है, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट होगी, और पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया। एक बात बताइए बेटा, ये जो आप थीटा दिखाई दे रहा है, थीटा, ये थीटा 90 डिग्री से क्या है? कम है। आपको दिखाई दे रहा है ये थीटा क्या है? 90 डिग्री से कम है। और थीटा अगर 90 डिग्री से कम होता है तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप कैसा होता है मेरे बच्चे? पॉजिटिव होता है। अब एक बात बताओ, जब स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप आपको देता है वेलोसिटी, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर? समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसका मतलब कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ है आपके सामने। ये जो ग्राफ बना है आपका, ये कैसा है? कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी ग्राफ है। और पार्टिकल की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मतलब इस केस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो, नो एक्सेलरेशन एट ऑल। पार्टिकल का एक्सेलरेशन ही नहीं है, मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन मूव कर रही है। मतलब अगर सीधे चल रही है तो सीधे चलती ही चली जा रही है, सीधे चलती ही चली जा रही है। क्लियर है? तो ये ग्राफ आपको ये रिप्रेजेंट करता है। तो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है बातें? क्लियर हो गई है? तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन टाइम ग्राफ का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है? तो पहली बात आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई। सेकंड बात देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ। मान लीजिए आपके सामने अगर कोई ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। और मान लीजिए ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है, लाइक दिस, ये ग्राफ है। अब आप कहेंगे सर ये क्या ग्राफ पॉसिबल है? देखते हैं। बेटा एक बात बताइए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। अगर इस टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर एक और लाइन खींच दें, अब कितना एंगल बन रहा है? थीटा। एक और पैरेलल लाइन खींच दो, कितना एंगल बन रहा है? थीटा। इसका मतलब ये थीटा 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 क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन अगर आपको मिल रही है तो वहां पे स्लोप कांस्टेंट हो जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ से आपको एक बात समझ में आ रही है कि थीटा 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 सब क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब एंगल चेंज नहीं हो रहा है। एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब थीटा क्या है मेरे बच्चे? कांस्टेंट है। और थीटा के कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है? tan थीटा कांस्टेंट है। बोलो क्लियर है क्या? और tan थीटा आपको क्या देता है? स्लोप। और स्लोप आपको क्या देता है? भाई tan थीटा क्या है? स्लोप है। और वो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी देता है। और बेटा जब स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट होनी चाहिए। वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब गुरुजी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। क्लियर? और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, याद रखिएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस केस में अब समझने वाली बात है, अब समझने वाली बात है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो यहां भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और यहां भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आसान है, बहुत ही आसान है। चीजें कितनी अच्छी तरीके से आपको
दिख भी रही हैं और आपको समझ में भी आ रहा है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 है, ये एक बेहतरीन वाली बात है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और अगर बहुत ध्यान से अगर आप समझें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये थीटा अगर आप देखो, ये थीटा सब 90 डिग्री से बड़ा है। थीटा सब क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। और थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा, उसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो मैंने बता चुका हूं, स्लोप नेगेटिव हो जाता है। स्लोप क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इस केस में स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। और स्लोप नेगेटिव होगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बोलो है कि नहीं, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। और भाई वेलोसिटी नेगेटिव तो होती भी है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता था। इस वजह से डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह का पॉसिबल नहीं था, लेकिन पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि वेलोसिटी वहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव हो सकती है, वहां पे स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ पॉसिबल है, 101% पॉसिबल है। अब ये कौन सा ग्राफ है, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। नेगेटिव नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, और पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ आप क्लियर है। तो ये कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ और ये कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। और दोनों ग्राफ पॉसिबल है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से रिलेटेड ये ग्राफ पॉसिबल है। यही तो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एंड पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अभी और ग्राफ डिस्कस करते हैं, अभी तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, अभी और डिस्कस करते हैं। इसको रफ कर रहे हैं, अभी तो और बताते हैं। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और देखते हैं, अभी तो बहुत ढेर सारा है, देखते चलते हैं। मान लीजिए आपके सामने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये कुछ इस तरह से ग्राफ दिया है, लाइक दिस। अब बात आती है सर क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। तो पहली बात मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है। डेफिनेटली ये ग्राफ पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ऐसा बना दिया तो 1% भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हो चाहे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो, ये दोनों ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल हैं। नोट माय पॉइंट, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एंड स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इज पॉसिबल ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सिर्फ 3 केस ही पॉसिबल है, 3 केस ही पॉसिबल है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा स्पीड के केस में। क्लियर है। चलो अब इसको बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है सर बताते हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई क्या किया जाए, पीछे की तरफ ले लो ऐसे, बताओ ये एंगल कितना है, थीटा। अरे एंगल कितना है, थीटा है कि नहीं यार, ये बताना ना, एंगल थीटा है ना। और एंगल थीटा है तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। ओके ठीक है। और एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है तो मैंने आपको 100 बार बताया है कि स्लोप कैसा हो जाता है, स्लोप हो जाता है नेगेटिव। और ये भी बताया है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी वेरिएबल होगी या कांस्टेंट होगी, देखते हैं। अगर इसी टाइम एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन और खींच दें, इसके पैरेलल में एक और लाइन और खींच दें, तो देखो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, सारे एंगल क्या होंगे, थीटा होंगे। मतलब ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। अगर थीटा कांस्टेंट है, यहाँ पे थीटा क्या है मेरे बच्चे, कांस्टेंट है, तो थीटा के कांस्टेंट होने से क्या हो जाएगा, tan थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, tan थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। और tan थीटा के कांस्टेंट होने से स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट होने से वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई कि नहीं। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों कांस्टेंट है तो इस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें, 2 पॉइंट आप बैठा लें। कैसा ग्राफ है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है और 0 एक्सीलरेशन, पार्टिकल का एक्सीलरेशन ही नहीं है। मतलब ये जो ग्राफ है ना वो फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं हो रहा है, दिस ग्राफ इज अनअफेक्टेड बाय फोर्स। ये ऐसा कह सकते हैं कि ये फोर्स, मतलब ये ग्राफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं है, मतलब इस ग्राफ में
फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल के ऊपर, और पार्टिकल पे जब फोर्स नहीं लगता ना उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है जी, ओके, एक बात समझ में आ गई। और पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कैसा ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ। कैसा है ये, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ। क्लियर है। और अगर आपको याद हो, अगर बेटा तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक बात बताया था, अगर तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, तो इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ में आप नोट करके लिख लीजिए एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑल आर इक्वल। इस केस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी सब एक साथ होते हैं, सब बराबर होते हैं, कोई अलग नहीं होता। अब तुम्हें ये ग्राफ दे दिया जाए और ये ग्राफ देकर तुमसे थीटा दे दिया जाए, तो तुम्हें बोल दिया गया, लेट इट बी, तुम्हें बोल दिया कि थीटा बराबर है, मान लीजिए मान लेते हैं 150 डिग्री। कितना दे दिया, 150 डिग्री दे दिया गया। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आपसे कहा गया बताइए फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या है इन एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब आप हो जाओगे कंफ्यूज्ड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब यूनिफॉर्म केस होता है ना, तो यूनिफॉर्म केस में पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी सब बराबर होता है। एक बार तुम इसकी वेलोसिटी निकाल लो, वही इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, वही इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो थीटा बराबर 150 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर कितना होगा, 150 डिग्री। सॉरी, tan थीटा बराबर कितना होगा, tan 150 डिग्री। और tan 150 डिग्री का मतलब होता है tan 90 + 60, और tan 90 + 60 का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो tan किस में जाएगा, कॉट में, तो ये किस में चला जाएगा, कॉट, और वो भी माइनस कॉट 60 डिग्री होगा। और तुम्हें पता होना चाहिए कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कितना हो जाएगा, -1/√3 हो जाएगा। tan थीटा को तो बोलते हैं स्लोप, भाई इसी को तो बोलते हैं स्लोप। इसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इसी को बोलते हैं स्लोप। और स्लोप को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, -1/√3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई। और यही वेलोसिटी क्या होगी, यही एवरेज वेलोसिटी होगी, यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। बताओ, क्लियर है, समझ में आ गई बात, आसान है। तो ये अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई साहब चलते हैं आगे की तरफ और भी डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी ना खत्म हुआ, अभी और डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म केस में एक और ग्राफ आप देख लीजिए। मान लो इस बार ग्राफ ये जा रहा है लाइक दिस, ये ग्राफ, ये ओरिजिन है और ये ग्राफ है। इसमें आपसे पता है क्या पूछेगा, मान लो आपका ये लेट इट बी, आपका ये पोजीशन है, मान लेते हैं 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर। आपसे इसमें पूछेगा कि बताइए इनिशियली एट t बराबर 0 पे व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर, व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पहली चीज समझिए, कह रहा है कि इनिशियली द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। इनिशियली मतलब t बराबर 0, और देखो t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन ये थी, और कहां थी, y एक्सिस में नीचे की तरफ थी। इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो फटाफट से। पार्टिकल की पोजीशन हो जाएगी -5। अब माइनस लगाना जरूरी है, और 5 के साथ साथ क्या लगाओगे, डायरेक्शन बताओगे, -5 j कैप इन मीटर, इसे बता दो मीटर। दिस इज व्हाट द वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल t बराबर 0 पे -5 j कैप हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है जी, क्लियर है क्या बात। अब देखो आगे की तरफ चलो। अब इस चीज में दूसरी बात समझो। अब क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और देखो अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ये खींच दें, एक लाइन ये खींच दें, तो देखो अगर इसको आगे की तरफ मिला दें तो ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, और ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। थीटा 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 सब बराबर है। अगर एंगल बराबर है तो तुमको मैंने बताया है थीटा अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा कांस्टेंट, और tan थीटा ये क्या होता है, स्लोप, और स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये बात समझ में आ गई, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है।
बट एक बात और देखो, थीटा 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 सब तुम देख रहे हो, थीटा सब क्या है, 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि स्लोप कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। और अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। एक बात देख रहे हो, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा इस केस में भी। तो देखो सारी केस में जितने भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई भी ग्राफ बनाओगे सबका एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा, सबका एक्सेलरेशन जीरो आएगा, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, जिसको हम नल वेक्टर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर होते हैं। डायरेक्शन इज आर्बिट्री, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो ये आप खुद समझ जाओ कि कौन सा ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन का नहीं है, वेलोसिटी ग्राफ है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है ये आपके सामने, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव, कांस्टेंट क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ग्राफ तो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप ये देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ग्राफ पॉसिबल था, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ग्राफ पॉसिबल है। अब आप ये भी कह सकते हैं, क्या सर हम ऐसे ग्राफ बना सकते हैं क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्राफ हम कुछ ऐसे बना सकते हैं क्या? कभी नहीं बनाना, पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है। इस ग्राफ से एक बात तो क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव में हो सकता है लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। ये ग्राफ बता रहा है कि टाइम नेगेटिव हो रहा है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ऊपर की तरफ बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पे इतनी हम लोगों ने बात करी है। अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये ढेर सारा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है जी। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, बने रहिए। चलो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। इसमें सबसे पहला देखो तुम्हारे सामने है, मान लो कि तुम्हारे पास पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ग्राफ तुम्हारा कुछ ये जा रहा है लाइक दिस। क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर ये है कि ये ग्राफ किसमें बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है तभी तो कर्व वाला ग्राफ है, कहीं भी तुम्हें कर्व ग्राफ नजर आ जाए मतलब नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होता है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन इससे निकल रही है, तो इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या निकल रही है इसमें। आप देखिए, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, हम अगर हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये मिलेगा, इस पे ड्रॉ करेंगे हमें टेंजेंट ये मिलेगा, इस पे ड्रॉ करेंगे हमें टेंजेंट ये मिलेगा। तो देखो एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है, देखो एंगल लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अगर एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है मतलब थीटा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। थीटा क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, मतलब एंगल बढ़ रहा है। और थीटा के बढ़ने से क्या होगा, tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, बोलो करेगा क्या? अच्छा, tan थीटा की इंक्रीज करने से स्लोप भी इंक्रीज करेगा। स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और स्लोप इंक्रीज करेगा तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम पर आपका स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, और स्लोप अगर इंक्रीज करेगा मतलब इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब इंक्रीज वेलोसिटी है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब अगर तुम देखो ये, अगर चाहे एंगल ये ले लो, चाहे θ1 θ2 कोई भी एंगल ले लो, तो आप तुम देखो कि एंगल क्या हो रहा है कि 90 डिग्री से कम हो रहा है। एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है। इस केस में एंगल 90 डिग्री से कम है, और एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो मैं आपको बता चुका हूं कितनी बार कि इस केस में स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव आ गया तो वेलोसिटी भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। अब तुम एक बात बताओ, तुमको मैंने एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का अगर सेम साइन है, सेम साइन कैसा है, सेम साइन है, तब याद रखना वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का ऑपोजिट साइन है, कैसा साइन है, ऑपोजिट साइन है, उस केस में वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। उस केस में वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब तुम खुद देखो, वेलोसिटी एक तो इंक्रीज कर रही है, दूसरी पॉजिटिव है। देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और पॉजिटिव है, तो सेम साइन होने के लिए एक्सेलरेशन को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तुम देखो, पता है ना तुम्हें, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें, एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब इस केस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है। इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है और एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब कब कांस्टेंट होगा और कब वेरिएबल होगा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ओके, याद रखिएगा कांस्टेंट कब होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की पोजीशन टाइम की फंक्शन है
और टाइम की फंक्शन कैसी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, टाइम की क्वाड्रेटिक फंक्शन है। मैक्सिमम पावर कितना होगा टाइम पे, 2, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम की फंक्शन है और कैसी फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन समझते हैं क्या, जैसे आपको ये दे दिया गया पार्टिकल की पोजीशन है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, या दे दिया गया पार्टिकल की पोजीशन है टी स्क्वायर माइनस 1, या मान लीजिए दे दिया गया पार्टिकल की पोजीशन है लेट इट बी टी स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से आपको दे दिया गया, इस तरह से आपको पार्टिकल की पोजीशन टाइम की फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इस केस में जो भी एक्सेलरेशन निकलेगा वो कांस्टेंट होगा, इस केस में जो भी एक्सेलरेशन निकलेगा वो कांस्टेंट होगा 101%, लिख कर ले लीजिए, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं सर कांस्टेंट वेरिएबल मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल कब होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल तब होगा जब कहा जाए पार्टिकल की पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, और इस समय क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब मतलब टाइम की थर्ड पावर की फंक्शन है, मतलब पार्टिकल की पोजीशन ऐसे दे दिया गया टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 एंड सो ऑन, पार्टिकल की पोजीशन टी का स्क्वायर टी का स्क्वायर प्लस टी की पावर 3 माइनस 1 दे दिया गया, ये पार्टिकल की पोजीशन टी की पावर 3 प्लस 1 दे दिया गया एंड सो ऑन। इस तरह से अगर आपको दिया जा रहा है तो याद रखिएगा इस केस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा वेरिएबल होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा वेरिएबल होगा। और अगर पार्टिकल का पोजीशन टाइम का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब टाइम की पावर 2 पे डिपेंड कर रही है, इसमें टाइम मैक्सिमम टाइम का पावर कितनी होगी 2, तब उस समय एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और इस पॉइंट में अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम की पावर 3 हो गया, टाइम की पावर 4 हो गया, टाइम की पावर 6 हो गया, तो ऐसे केस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाएगा। ये चीज आप नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे ना तब आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन ये चीज आप जरूर से नोट कर लीजिए जो बता रहा हूं मैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और साथ ही साथ वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। चलिए इसको अच्छी तरीके से नोट करिए बहुत तेजी से, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, बने रहिए। चलिए एक और हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का केस बनाते हैं। मान लीजिए इस बार ये वाला केस है लाइक दिस, पार्टिकल की पोजीशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ करिए। कैसे करेंगे, पार्टिकल की पोजीशन टाइम का फंक्शन है, ओके। तो आप यहां से एक चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ जो है, वेलोसिटी इस केस में नॉन यूनिफॉर्म है। अगर हम बात करें स्लोप की, तो देखो हर एक पॉइंट पर अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे, हर एक पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे स्लोप कर रहे हैं ये हो गया, इस पॉइंट पे स्लोप करेंगे ये हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप देखो ये एंगल कुछ था, ये एंगल कुछ था, ये एंगल कुछ था, मतलब एंगल लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंगल लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा एंगल इंक्रीज कर रहा है मतलब tan थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बोलो है कि नहीं। अच्छा tan थीटा के इंक्रीज करने से क्या होता है, स्लोप इंक्रीज करता है, स्लोप इंक्रीज करेगा मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अच्छा इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे एंगल तुम्हारा कम था, फिर थोड़ा और ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ, फिर और ज्यादा हुआ, धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है मेरे बच्चे, इंक्रीजिंग ऑर्डर की वेलोसिटी है। यहां तक तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर। ठीक है सर, समझ में आ गई बात, ओके। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, जो भी एंगल बनेगा वो सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री से बड़े होंगे, वो सारे एंगल 90 डिग्री से बड़े होंगे। देखो चाहे ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, 90 डिग्री से एंगल बढ़ेंगे। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा इसका मतलब स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव है, स्लोप होगा। और स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी नेगेटिव और वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर की, मतलब नेगेटिवली इंक्रीजिंग ऑर्डर की, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। इतनी बात तो समझ में आ रहा है ना कि पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ये तो नहीं सोच रहे हो कि पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज करेगी। ध्यान रखना कि देखो किस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, कैसे नहीं करेगी, चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अगर आप किस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट तो आपका ये बनेगा,
बोलो है कि नहीं? अब आप जा तो ऐसे रहे हो ना, जब आप ऐसे जाओगे तो ये लगातार एंगल क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब tan थीटा बढ़ रहा है, और tan थीटा के बढ़ने से क्या होता है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ने से वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है। और दूसरी चीज ये है कि थीटा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, और वेलोसिटी नेगेटिव और साथ ही साथ इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज आल्सो नेगेटिव, एक्सीलरेशन इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन जब तक सेम नहीं होगा तब तक वो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी। देखो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है तो यहाँ पे भी एक्सीलरेशन क्या हो गया है, नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया है। क्लियर, आसान बात समझ में आ गई है आपको? चलिए आगे की तरफ देखिए, अपना नेक्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है। चलिए देखिए सेकंड ग्राफ देखिए, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपके सामने है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। देखिए एक मान लीजिए ग्राफ आपका कुछ इस तरह से, लाइक दिस, आपको इस तरह से ग्राफ मिल गया। इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? कमेंट आप यही करेंगे कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है। चलो देखते हैं। देखो अगर किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकालना चाहो तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे लाइक दिस, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो मिलेगा। देखो आप एंगल लगातार डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब आपका ग्राफ जैसे जा रहा है एंगल लगातार धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, एंगल लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? और एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, एंगल की डिक्रीज होने से क्या होता है, tan थीटा डिक्रीज कर रहा है। देखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए थीटा के बढ़ने से साइन थीटा बढ़ता है, और थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा डिक्रीज होता है। तो tan थीटा क्या होगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो देखिए थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और थीटा अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब स्लोप डिक्रीज करेगा, और स्लोप डिक्रीज करेगा मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी मेरे बच्चे, डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। मतलब ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। इस केस में पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है, और पार्टिकल की वेलोसिटी तो चलो डिक्रीज कर रही है, मान लिया मैंने। अब आप एंगल, अगर कोई भी एंगल ले लो तो देखो यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है, एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है। और एंगल अगर 90 डिग्री से कम होता है तो एंगल 90 डिग्री से कम होने का मतलब होता है कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और स्लोप का पॉजिटिव होने का मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव। अब तुम खुद बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, या वेलोसिटी पॉजिटिव डिक्रीज कर रही है। अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। चीजें यहां समझ में आ रही है? मैंने बताया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अगर अपोजिट होगा तब भी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, तो यहाँ पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए कितना इंटरप्रिटेशन आपने इंपॉर्टेंट निकाला। तो किस केस में, कैसी सिचुएशन में आपको वेलोसिटी पॉजिटिव निकालनी है, नेगेटिव करनी है, ये सारी चीजें आपको होप्स हो कि समझ में आ गई होंगी। चलते हैं थर्ड वाला ग्राफ यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए अगर आपको ग्राफ कुछ लाइक दिस ऐसे मिल रहा है ना, कुछ ऐसे ग्राफ मिल रहा है आपको, मान लीजिए कुछ इस तरह से ग्राफ मिल रहा है। तो इस केस में भी आप अगर देखिए, इस केस में भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे अगर हम स्लोप बनाएंगे तो स्लोप आपको ये मिलेगा, इस पॉइंट पे स्लोप बनाएंगे तो स्लोप आपको ये मिलेगा। तो देखो एंगल क्या हो रहा है, एंगल थीटा 1 मान लो, ये एंगल थीटा 2 मान लो। देखो एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आप ऐसे मूव कर रहे हो तो एंगल क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है ना। तो एंगल क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, इस केस में एंगल डिक्रीज करेगा, और एंगल के डिक्रीज करने से सारी सिचुएशन होगी, tan थीटा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, tan थीटा भी डिक्रीज करेगा, और tan थीटा के डिक्रीज करने से क्या होगा, आपका वेलोसिटी भी क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी, क्योंकि tan थीटा ये क्या होता है, स्लोप होता है। बच्चे वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो ठीक है, करने दो, कौन सी बहुत बड़ी बात है। बट अगर एंगल के बारे में देखो तो एंगल यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा है, एंगल 90 डिग्री से बड़ा है क्या, और एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है तो मैंने बताया कि स्लोप क्या होता है इस केस में, इस केस में स्लोप नेगेटिव हो जाता है, और स्लोप नेगेटिव होगा इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब तुम खुद सोचो, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर की है, वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर की भी है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो क्लियर? तो ये सारी सिचुएशन आप देख सकते हो, ये सारी ग्राफ मैंने कहां से बनाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ था। क्या जरूरी हमेशा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो? नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमारा ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट भी बन सकता है, बना के दिखाते हैं। चलिए अब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाते हैं, इसी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। मान लीजिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, और इस बार ग्राफ आपका ये बना है लाइक दिस, ये बन रहा है लाइक दिस।
बताइए, वही पूछा जा रहा है कि इस केस में आप क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे। सबसे बड़ी बात तो इंटरप्रिटेशन करिए, करते हैं। चलिए टाइम एक्सेस को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, है ना। तो अब पहले तो इस पॉइंट पे टेंजेंट, फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट, फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट, फिर इस पॉइंट पे टेंजेंट। देखिए इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो आपको टेंजेंट ये मिलेगा, और इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो आपको टेंजेंट ये मिलेगा। बोलो है कि नहीं। तो देखो ये एंगल था आपका मान लीजिए θ1 और ये एंगल है मान लीजिए आपकी θ2। अब बताओ आपने मोशन तो यहाँ से स्टार्ट किया तो एंगल छोटा था, जैसे जैसे आप मूव करके ऊपर जा रहे थे तो एंगल क्या हो रहा था, बड़ा होता जा रहा था। इस केस में क्या हो रहा है, एंगल हमारा इंक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, एंगल हमारा इंक्रीज कर रहा है। ये तो समझ में आया, एंगल इंक्रीज कर रहा है। और एंगल के इंक्रीज करने से मतलब क्या होता है कि tan थीटा इंक्रीज करेगा। बोलो क्लियर है क्या। और tan थीटा के इंक्रीज करने से आपको पता है स्लोप इंक्रीज करेगा। स्लोप के इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। इतनी बात तो क्लियर है गुरुजी। चाहे θ1 ले लो चाहे θ2 ले लो, देखो एंगल इस बार क्या है 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं। और एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा होता है तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि स्लोप हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। अब तुम खुद सोचो कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का साइन भी पॉजिटिव होगा। हो गया काम खत्म। क्लियर है, आसान है। किस तरह से किया, तो बस एक बार तुम वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी का साइन निकाल लो, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ रही हैं, होप सो की चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब और देख लेते हैं ग्राफ। इसी में देख लीजिए ग्राफ अपना, और देख लीजिए ग्राफ थोड़ा सा, अभी जाने की जरूरत ही नहीं है, अभी ग्राफ और देख लीजिए। मान लीजिए इस बार लाइक ये ग्राफ आपका बनना है, ये ग्राफ बनना है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपका ये बनना है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हम पहले तो क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे। फिर इस पॉइंट पर आगे तो टेंजेंट हम ये ड्रॉ कर देंगे। बोलो क्लियर है। अच्छा ये वाला एंगल देखो θ1 है और ये वाला एंगल देखो θ2 है। हम ऐसे तो भाग रहे हैं, हम ऐसे तो जा रहे हैं, तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना भाई। पहले एंगल θ1 था, बाद में क्या हो गया, देखो बाद में क्या हो गया θ2। तो इस केस में क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज कर रहा है। और एंगल के इंक्रीज करने से तुम्हें सब पता है कि वेलोसिटी इस केस में इंक्रीज कर जाएगी। वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा बताओ एंगल देखो, एंगल इस केस में 90 डिग्री से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बच्चा वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखो किस तरह से आपको करना है, समझ में आ गया, आसान है। बस आप बता दो फटाफट से, वेलोसिटी कब नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है। अब चलिए एक और ग्राफ देख लीजिए, बढ़िया सा ग्राफ देख लीजिए एक और। मान लीजिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अब बना रहे हैं, और इस बार आपका ग्राफ मान लेते हैं लाइक दिस, ये ग्राफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मैंने अभी ये तो ग्राफ बताया था ना इससे पहले। ये ग्राफ हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलिए ये वाला ग्राफ, हालांकि ग्राफ पता नहीं बताया, मैंने बताया कि बताया, मुझे याद नहीं। चलिए देखिए, देख लेते हैं। चलिए करिए फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्लो बनाएंगे, यहाँ पे स्लो बनाएंगे तो ये जाएगा, और यहाँ पे स्लो बनाएंगे तो ये जाएगा। ओहो काफी हट गया। चलिए स्लो बनाएंगे, सारा खेल स्लोप का है गुरुजी, ठीक है ना, सारा खेल स्लोप का है। देखो ये एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो। अब एक बात बताओ, ये वाला एंगल अगर यहाँ बनाओगे तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा। अगर तुम इस एंगल को θ1 नाम दे रहे हो, इस एंगल को θ2 नाम दे रहे हो, तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा। भाई देखो जैसे जैसे हम ऐसे आते जाएंगे तो एंगल पहले ज्यादा बढ़ना है, धीरे 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 एंगल कम होता जाएगा ना। तो इसका मतलब θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इसका मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और एंगल के डिक्रीज करने से आपको पता है कि एंगल के डिक्रीज करने से क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब देखो एंगल कोई भी होगा वो 90 डिग्री से तो होगा तो बड़ा, एंगल कोई भी होगा 90 डिग्री से तो बड़ा ही होगा, और 90 डिग्री से बड़ा होगा, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब वेलोसिटी नेगेटिव और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो मेरे बच्चे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लो कहानी खत्म। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड इतनी चीजें होप्सो की आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गया, बहुत आसान है किस तरह से आप लोगों ने निकाला है। तो इस केस में जो भी आप वेलोसिटी निकालते हो, इस केस में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आप जब वेलोसिटी निकालते हो तो कैसे निकालते हो, वेलोसिटी वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, डिफरेंशिएट करके निकालते हो ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मिलती है, dx/dt से मिलती है, याद रखिए, ठीक है ना। किस केस में मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में,
ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में सारी चीजें होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। और एक चलते चलते एक चीज और बता देते हैं, वो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का डिस्कशन तो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, है ना, अभी नहीं करेंगे, अभी बस इतने ही रहने देते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसका दूसरा नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ, से इतने केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। होप सो कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ग्राफ के अभी मैं थ्योरी पार्ट बता रहा हूं, ग्राफ के न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो यहां पे हम करते हैं आज की क्लास को समाप्त। हो सकता हो आपको समझ में आ गया होगा, आपके काम का भी होगा, और अगर आपके काम का है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारी वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। और खासकर मेरी वीडियो हमेशा, जैसे मैंने बताया है कि स्लो लर्नर्स को देखकर मैं अपनी वीडियो जरूर बनाता हूँ, उनको ध्यान में रखता हूँ मैं। तो ठीक है जी, अब दीजिए इजाज़त, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो गया है। आई थिंक इतना काफ़ी है ग्राफ, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।